नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा हुआ आपका पेपर? हमारा तो पेपर है, अच्छा होगा। कैसा होगा? शानदार होगा। क्यों? क्योंकि हमारे टॉपिक के साथ, हमारी एग्जाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हमारा हित जुड़ा हुआ है। आप में शक्ति है, इसीलिए आप अपने हित को क्या कर पाओगे? पूरा कर पाओगे। आज का छोटा सा बिंदु है, एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को क्या किया, सिलेक्ट किया। और वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों में चाहे ईरान इजराइल हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे भारत का सिंदूर ऑपरेशन हो, ये सारी टॉपिक जो हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं, किसके साथ जुड़ी हुई हैं? इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई हैं। टॉपिक है हमारा क्या? राष्ट्रीय शक्ति व राष्ट्रीय हित। समझदारी पूर्वक पढ़ने वाला टॉपिक है। यदि आप इसमें कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको समेट नहीं सकते। यदि टू द पॉइंट चलोगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तो हमारी एग्जाम में जिस नेचर का क्वेश्चन आता है वो हम आराम से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। मुझे एक कथन याद आता है किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। जब हम भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, उस समय वे परिस्थितियां जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर ब्रिटेन की सरकार को अलाउ करना पड़ा, किसको? अन्य यूरोपीय जो व्यापारी थे उनको, कि वो भी जाके क्या कर सकते हैं? भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में बात रखना किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा? नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, किसी भी देश की विदेश नीति की के भूगोल द्वारा तय होती। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको अभी बताया कि भाई जब भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो उसमें 1813 और 1833 का जो एक्ट हम पढ़ते हैं, उस एक्ट की जो पृष्ठभूमि है, उस एक्ट की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में नेपोलियन की महासागरीय घोषणा, महासागरीय घोषणा क्या करती है? कार्य करती है। यानी कुछ ऐसा अवश्य है इसके अंतर्गत भूगोल में, जो किसी भी राष्ट्र की क्या है, जो स्थिति है, उसके लिए क्या हो सकता है? उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो भूगोल को लेकर किसी भी देश की जो अवस्थिति है उसको लेकर राष्ट्रीय शक्ति को क्या करते हैं? परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नेशनल पावर की अवधारणा है, नेशनल पावर की जो अवधारणा है, ये किससे जुड़ी हुई है? जियो पॉलिटिक्स से। किससे जुड़ी हुई है? जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। जियो पॉलिटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? तो जियो पॉलिटिक्स का फादर कहते हैं अपन रेंट जेल को। रेंट जेल को कहते हैं। इसको कहते हैं रेंट जेल को कहते हैं। सबसे पहले जो जियो पॉलिटिक्स शब्द है,
इसका प्रयोग किसने किया था? तो रुडोल्फ जेलेन ने किया था। जियोपॉलिटिक्स शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा 1980 के दशक में किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ जेलेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ जेलेन के द्वारा किया गया। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, याद रखना। यहां से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बातें हमें क्या याद रखनी है कि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग थ्योरी दी है, किसके साथ जोड़कर? किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति के साथ जोड़कर। उसमें सबसे पहली है आपकी 1904 में मैकाइंडर की। तो सुमेलित करवाता है, 1904 में कौन आया? मैकाइंडर। मैकाइंडर क्या कहता है? मैकाइंडर कहता है कि यदि आप किसी महाद्वीप में केंद्रीय भूमि पर यदि आपका नियंत्रण है, तो आप पूरी विश्व व्यवस्था पर क्या कर सकते हो? नियंत्रण स्थापित कर सकते। तो इनकी जो थ्योरी है उसे कहा जाता है हर्टलैंड थ्योरी। हर्टलैंड थ्योरी। हर्ट का मतलब क्या होता है? हर देश, यानी यूरोप और एशिया की जो केंद्रीय भूमि है उस पे यदि किसी का नियंत्रण होगा तो वह देश आगे जाकर क्या बनेगा? विश्व शक्ति बनेगा। यानी केंद्रीय भूमि की अवधारणा ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेट वगैरह में ऐसे ही पूछते हैं। केंद्रीय भूमि की अवधारणा, केंद्रीय भूमि की अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? केंद्रीय भूमि की अवधारणा। ठीक है, ये केंद्रीय भूमि इन्होंने कहां से कहां तक बताई? तो ये केंद्रीय भूमि का इन्होंने संबंध बताया किससे? यूरोप व एशिया। इनके अनुसार ये केंद्र भूमि कहां है? यूरोप व एशिया में है। कहां से? पश्चिमी जर्मनी, कहां से स्टार्ट होगी? पश्चिमी जर्मनी, साइबेरिया, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी और हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। यानी इस क्षेत्र में यदि किसी देश का नियंत्रण होगा तो वह देश पूरे विश्व में क्या बनेगा? एक सुपर पावर बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी दी गई वो दी गई किसके द्वारा? स्पाइक मैन। आप तो कितना याद रखो कि किसने कौन सी थ्योरी दी, ये याद रखना। स्पाइक मैन ने थ्योरी दी रिमलैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी क्या कहती है कि यदि कोई देश तटीय क्षेत्रों पर क्या रखेगा? नियंत्रण रखेगा, तो वह क्या कहलाएगा? सुपर पावर कहलाएगा। किस क्षेत्रों में? तटीय क्षेत्रों में। तो इसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि ब्रिटेन, डच वगैरह जो थे, फ्रेंच वगैरह जो थे, उनका नियंत्रण किस पे था? समुद्र पे था। ठीक है, यानी तटीय क्षेत्र, समुद्र भी नहीं, तटीय क्षेत्र, किनारों पर। तो किनारों पर। उसके अलावा जो व्यक्ति है जिसका नाम है मिहान, मिहान ने क्या कहा कि वे देश जिनका समुद्र पर नियंत्रण होगा वो पावर होंगे, सी पावर थ्योरी। आपको मिहान भी मिल सकता है, महान भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक याद रखना, सेवरेंस्की। सेवरेंस्की इन्होंने बताया एयर पावर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एयर पावर थ्योरी। कि भाई जिसका वायु में नियंत्रण होगा वो क्या करेगा? पूरे विश्व पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, ये तो सुमेलित करने में। उसके अलावा आप याद रख लेना क्या? होसोफर सिद्धांत।
कौन सा सिद्धांत याद रखना? होसोफर सिद्धांत याद रखना, जो जर्मनी की श्रेष्ठता की बात करता है। तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, होसोफर सिद्धांत किस देश की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है, या किस देश की श्रेष्ठता की पैरवी करता है? तो जर्मनी की। ठीक है, ये कहता है कि जर्मन जो लोग हैं वो पूरे विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है, बाकी जो देश हैं उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, जितनी किसके पास है, जर्मनी के पास है, जैसा हिटलर मानता था। ठीक है, यानी ये जितने भी हैं, ये जो भी बातें कह रहे हैं, इन सब के जो विचार हैं उनमें केंद्रीय तत्व क्या है? इन सब के केंद्रीय तत्व में क्या है भाई? राष्ट्रीय शक्ति है। क्यों सब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र शक्तिशाली होगा? तो कोई राष्ट्र शक्तिशाली है या नहीं, उसका मापक क्या होता है? राष्ट्रीय शक्ति होता है। और राष्ट्रों के मध्य क्या रहता है? संघर्ष रहता है। इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। मोर्गेनथाउ का एक कथन आपको याद आ गया होगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष है वो शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष रहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों, नीतियों को प्रभावित करता है या फिर नियंत्रित करता है। यही क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है। तो परिभाषा क्या बन गई हमारी? एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों के क्रियाकलाप के कार्यों, उद्देश्यों, नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है। क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है, नेशनल पावर। इसको आप साधारण रूप से भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कोई सामान्य कार्य करना चाहते हो, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर आप वैसा नहीं कर पा रहे, तो अगले वाले में क्या है? कोई ना कोई तो पावर है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की नीतियों, उद्देश्यों, प्रोग्राम, योजनाओं, संधि, समझौतों को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है या फिर उन्हें नियंत्रित कर देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तत्व क्या है? राष्ट्रीय शक्ति। क्या है? राष्ट्रीय शक्ति। उसके अलावा आपको तीन चार बातें याद रखनी है। यदि मान लो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, उद्देश्यों, नीतियों को प्रभावित कर रहा है, तो यह सामान्य स्थिति में तो होगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो शक्ति के लिए क्या होता है? यहां से कुछ विशेषताएं निकल कर आई। क्या? नेशनल पावर के लिए राष्ट्रों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है। दूसरी बात, एक राष्ट्र के पास ज्यादा शक्ति है, एक राष्ट्र के पास कम शक्ति है, इसीलिए तो दूसरा प्रभावित कर रहा है। तो नेशनल पावर जो है ये कैसी अवधारणा है? एक सापेक्ष अवधारणा है। तीसरी, यदि हम बात करें कि क्या एक ही तरह से किसी राष्ट्र की शक्तियों, नीतियों को, कार्यों को, उद्देश्यों को प्रभावित किया जा सकता है? नहीं, अलग अलग तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। जैसे अभी जो हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, उसका यही तो कारण है। तो नेशनल पावर क्या है? बहुपक्षीय अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? बहुपक्षीय। एक से ज्यादा क्या होते हैं इसमें? पक्ष होते हैं। ठीक है, बस इतनी बातें तो बहुत है, और अब बातें आ जाएंगी। अभी तक जो पढ़ा इससे ये निष्कर्ष निकल कर आया। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? किस विचारक ने किस विचारक ने
नेशनल पावर को मानवीय क्षमता के रूप में बताया तो याद रखना मोर्गेनथॉ। कौन है? मोर्गेनथॉ। पहले तो क्या होता था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और शक्ति का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता, उसका आंसर ही क्या होता था? मोर्गेनथॉ होता था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए क्या है? निरंतर संघर्ष है। किसने कहा? मोर्गेनथॉ ने कहा। तो मोर्गेनथॉ तो ये कहता है कि शक्ति प्राप्त करते जाओ, करते करते जाओ, वही क्या है? आपकी राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है एक व्यक्ति, पेंडल फोर्ड। पेंडल फोर्ड व लिंकन। कुछ ही बातें याद रखनी है, सारी बातें याद नहीं रखनी। इतनी ही बातें मैं बताऊंगा जितनी आपको याद रखनी। पेंडल फोर्ड व लिंकन क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति मिश्रण। तो नेशनल पावर किसका मिश्रण है? क्षमता प्लस शक्ति। यानी राष्ट्रीय शक्ति जो है वो राज्य की क्षमता और शक्ति का क्या है? मिश्रण है। ठीक है। उसके अलावा केनेथ वाल्टज वो कहते हैं कि शक्ति का लक्ष्य क्या होता है? सुरक्षा को प्राप्त करना। तो शक्ति क्या है? एक साधन है। केनेथ वोल्टज। केनेथ वोल्टज क्या कहते हैं कि नेशनल पावर क्या है? एक साधन है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। इतना याद रखना। ठीक है। उसके अलावा याद रखना श्वार्जेन बर्गर। अब भाई आप किसी के साथ गए रेस्टोरेंट वगैरह में और उसने आपके लिए क्या मंगवा लिया? बर्गर मंगवा लिया। आपको नहीं खाना, लेकिन आपको खाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगले ने खर्चा किया है, अगले में शक्ति है, आर्थिक शक्ति तो है कि नहीं है? तो बर्गर खाना पड़ेगा। तो नेशनल पावर क्या है? थोप दिया ना आप पर, थोपने की सामर्थ्य है। क्या है? थोपने की सामर्थ्य है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर किसी संधि समझौते को क्या कर देता है? थोप देता है। ठीक है। उसके बाद डाइक। डाइक डाइक ने शक्ति को किस रूप में बताया है? प्रभाव के रूप में। यानी शक्ति जो है वो क्या है? प्रभाव है। लेकिन ये प्रभाव कैसा है? बलपूर्वक। यानी शक्ति बलपूर्वक प्रभाव है। ये किसने माना है? डाइक ने माना है। उसके बाद होश। होश क्या कहते हैं? होश के अनुसार जो शक्ति है वो एक राष्ट्र के पास वह बल है जिसके कारण वह अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। यानी राष्ट्रीय शक्ति, किसी राष्ट्र के पास वह बल है जिसके कारण वह अपने हितों की क्या कर लेता है? पूर्ति कर लेता है। तो होश के अनुसार देखो, हॉर्स पावर क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं। तो ऐसे याद रखो, शक्ति क्या है? बल है। क्या है? बल है। किसके पास है ये बल? एक राष्ट्र के पास है। ताकि क्या करता है राष्ट्र? अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। ये क्या है? बल है। शक्ति क्या है? बल है। किसके पास है? एक राष्ट्र के पास है। क्या करता है राष्ट्र? अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। बस। उसके बाद याद करें तो जेम्स मार्च। जेम्स मार्च ये क्या कहता है कि शक्ति जो है क्या है?
एक निराशाजनक संप्रदाय। निराशाजनक संप्रदाय क्यों कहा? कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति प्राप्ति की जो लालसा है, यह एक सुनहरे भविष्य के लिए नहीं है। इसके कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, अपने स्वार्थों को पूरा करता है, एक सुनहरे भविष्य के बारे में नींव नहीं रखता, एक सुनहरे भविष्य के बारे में बात नहीं करता। इसीलिए उसके अलावा ये मेरा फेवरेट आप सबका होना चाहिए, जोसेफ नाई। और भगवान का भला हो, भगवान भला करे, भगवान का तो भला ही है, हमारा भला हो जाए कि ये एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, मैं डबल स्टार बना रहा हूं, पूछा जा सकता है। क्या कहा जोसेफ नाई ने? राष्ट्रीय शक्ति को प्रेम यानी लव के रूप में बताए। तो कोई भला काम नहीं किया है, ये ध्यान रखना कि भाई प्रेम बता दिया। प्रेम क्या है कि राष्ट्रीय शक्ति जो है उसको प्राप्त करने के लिए राष्ट्र क्या रहता है, निरंतर कोशिश करता रहता है। जैसे हम हमारे प्यार को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहते हैं ना, उसी प्रकार कोई देश राष्ट्रीय शक्ति जो है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या रहता है, कोशिश करता रहता है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। यानी ये जो राष्ट्रीय शक्ति है ये महसूस करने का विषय है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ सापेक्ष रूप से क्या करता है, इसे महसूस करता है। जिस प्रकार से पास बैठने से प्रेम का क्या होता है, अनुभव होता है, देखने से अनुभव होता है, उसी प्रकार एक जो कमजोर राष्ट्र है वह जब किसी दूसरे राष्ट्र को देखेगा तो उसे प्यार नहीं होगा, उसे महसूस हो जाएगा कि बेटा तेरी ज्यादा कोई हैसियत है नहीं। अब इसी आधार पे मैंने एक वर्गीकरण किया कि भाई हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शक्ति की, तो दो प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं सुपर पावर, और एक होता है ग्रांड पावर। तो सुपर पावर समझ लो, सुपर पावर का मतलब है एक ऐसा राष्ट्र जिसकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो जैसा चाहे वैसा करे। जैसे आज के दिन यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपका अमेरिका, अमेरिका जब चाहे जिस देश में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उस ऑपरेशन सिंदूर में यही तो बात आई कि भाई अचानक से भारत ने क्या कर लिया, समझौता कैसे कर लिया। लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी क्या करेंगे, इस बार पीएको को ले लेंगे, लेकिन अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई कारण बता रहा है कि अडानी के मुकदमा है अमेरिका में जिसको लेकर समझौता किया गया है। कोई कह रहा है कि अलग तटीय जो मामले हैं उनके संबंध में ऐसा किया जा रहा है। कोई टेरिफ को लेकर अलग अलग कयास लगा रहा है। तो वो तो जब बातें सामने आएंगी तब का तब होगा। लेकिन सुपर पावर एक ऐसा राष्ट्र, सुपर पावर एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी गतिविधियों पर, जिसकी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो तो क्या होगा आपका सुपर पावर। ग्रेट पावर क्या होगा, जो अपनी नीतियों से पूरे देश को क्या करता है, पूरे विश्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। ग्रेट पावर या ग्रांड पावर जिनको कहते हैं। ग्रेट पावर क्या है, ऐसा राष्ट्र जो अपनी नीतियों से, जो अपनी नीतियों से पूरे विश्व को, पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। जैसे भारत है, उसके अलावा एक शब्दावली आती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक आता है हार्ड पावर शब्दावली।
हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब है एक ऐसा देश जो सैन्य और आर्थिक तत्वों को ही क्या मानता है, महत्वपूर्ण मानता है। इसके लिए एक दूसरी शब्दावली भी आती है, कौन सी? स्टिक एंड कैरेट थ्योरी। तो आपसे पूछा जा सकता है, स्टिक का मतलब छड़ी, कैरेट का मतलब गाजर, या तो छड़ी से या फिर लालच से, ठीक है। चौथा आता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में इनके अलावा भी आ जाएंगे, सांस्कृतिक तत्व भी आ जाएंगे, सारी चीजें आएंगे, लव है, अफेक्शन है, ये सारी चीजें। एक होता है कौन सा आपका? स्मार्ट पावर। कौन सा होता है? स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, ठीक है। अब एक विचारक है, नाम है ओरगेन्स्की। ओरगेन्स्की ने यह कहा कि नेशनल पावर के आधार पर जो राष्ट्र है वो दो प्रकार के क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एक कार्य करते हैं कौन से? निषेधात्मक। कैसे कार्य करते हैं? निषेधात्मक। निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। तो अभी हमने परिभाषा क्या लिखी कि यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के कार्यों, उसकी नीतियों, उसके उद्देश्यों को क्या कर ले? प्रभावित कर ले, नियंत्रित कर ले, तो वह क्या? राष्ट्रीय शक्ति। तो दूसरा राष्ट्र यदि अधिक शक्तिशाली है तो वो क्या करेगा? ऐसा करने से रोक देगा, तो निषेधात्मक। यानी एक राष्ट्र को उसके स्वाभाविक व्यवहार को करने से रोकना क्या हो गया? निषेधात्मक हो गया। दोनों पक्ष हैं इसके, करने से रोकना भी और करना भी। तो हम ये लिख सकते हैं, समझते जाओ बस, अभी इतना टाइम है नहीं। स्वाभाविक व्यवहार को क्या कर देना? रोकना। वह क्या है? एक निषेधात्मक कार्य। दूसरा कार्य कौन सा होगा? विधियात्मक। यदि मैं ये कहूं कि ये नेगेटिव है तो ये कैसा है? पॉजिटिव है। किसी राष्ट्र को, जैसे मान लो कि कोई राष्ट्र है, वह किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अनुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दे। दूसरा, यदि किसी राष्ट्र के पास क्या है? शक्ति है, तो वह क्या करे? प्रतिबंधों से मुक्त होकर क्या करे? कार्य करे। दोनों बातें, यहां भी दोनों बातें हैं, स्वाभाविक व्यवहार को रोकना या फिर स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार ही कार्य करना। दूसरा यहां क्या आ जाएगा? स्वाभाविक कार्य करना या फिर प्रतिबंध मुक्त होकर क्या करना? कार्य करना। दोनों बातें आ गई। क्या आ गई? दोनों बातें। इन दोनों के कारण कौन से कार्य? निषेधात्मक कार्य और जो विध्यात्मक कार्य हैं, इन दोनों के कारण ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो यहां से यदि क्वेश्चन बनता है कौन सा? कथन कारण का। कैसा क्वेश्चन बनने? कथन कारण का क्वेश्चन बने तो ध्यान रख, निषेधात्मक कार्य कौन से? किसी राष्ट्र को उसके स्वाभाविक व्यवहार को करने से रोकना। विधियात्मक कार्य कौन से? एक किसी राष्ट्र को अपने अनुसार व्यवहार करने पर मजबूर करना। दोनों बातें दोबारा से सुन लो। निषेधात्मक कार्य का मतलब स्वाभाविक व्यवहार करने से रोकना। दूसरा, किसी राष्ट्र को अपने अनुसार व्यवहार करने पर मजबूर करना। व्यवहार करने पर मजबूर करना, यह किसके अंतर्गत आता है? इसी के। अब मान लो कि एक देश दूसरे देश को मजबूर करे कि भैया तू मेरे अनुसार व्यवहार कर, तो कौन सा हो गया? विधियात्मक। यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को उसके स्वाभाविक व्यवहार को करने के लिए क्या कर दे? व्यवहार करने से रोक दे, तो कैसा कार्य? निषेधात्मक। तो आप तो ये ध्यान रख लो, ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव।
ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। लेकिन दोनों के कारण ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और कैसी स्थिति आती है, टकराव की स्थिति आती है। कैसी स्थिति आती है, संघर्ष और टकराव की स्थिति आती है। इसी कारण यहां से क्या बन सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस टकराव की स्थिति में तीन पक्ष आ जाते हैं, जिनको अपन कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के तीन स्वरूप हैं। क्या है स्वरूप? पहला है कौन सा, सैन्य शक्ति। दूसरा कौन सा है, विचारात्मक शक्ति। और तीसरा कौन सा आ गया आपका, आर्थिक शक्ति। सैन्य शक्ति, विचारात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति। विचारात्मक शक्ति को कहते हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति भी कहते हैं। यदि आज एक छोटा देश भारत की जो विचारधारा है उसके अनुसार कार्य करे तो वह क्या हो जाएगा, विचारधारात्मक शक्ति हो जाएगा। जो आपकी सैन्य शक्ति है इसका समर्थन किसने किया है, तो E.H. कार ने। किसने, E.H. कार इसको क्या मानता है, सबसे महत्वपूर्ण मानता है और इसे अंतिम साधन मानता है, अंतिम विकल्प के रूप में देखता है। विचारधारात्मक शक्ति जो है, प्रतीकात्मक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, इसका समर्थन कौन करता है, स्लीचर। कौन करता है, स्लीचर करता है। और आर्थिक शक्ति जो है इसका समर्थन कौन करते हैं, पामर व परकिंस। पामर व परकिंस, पार्किंस नहीं होता है, परकिंस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सैन्य शक्ति को अंतिम आश्रय के रूप में, है ना, क्या लिखा रहता है एग्जाम में, अंतरिम आश्रय के रूप में किसने स्वीकार किया, E.H. कार में बैठ जाओ भाई, युद्ध से जो। यहां दूसरा क्वेश्चन अच्छा बनता है किसका, विचारधारात्मक शक्ति का। यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की विचारधारा को सहर्ष स्वीकार कर ले तो उसे क्या कहते हैं, कैसी शक्ति होगी, वो विचारधारात्मक शक्ति होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई वे कौन से तत्व हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेशनल पावर को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, यानी नेशनल पावर के तत्व कौन से। तो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, तो इसमें देखो पहला तो याद रखना भूगोल। यदि नेट वगैरह की एग्जाम होती तो अपन को भूगोल के संदर्भ में और ज्यादा पढ़ना पड़ता। भूगोल जहां है वहां क्या होगी, प्राकृतिक संसाधन। यदि अब अपन यूए की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही क्या हो गया, इतना पावरफुल हो गया। अगला क्या है, जनसंख्या। अगला क्या है, जनसंख्या, जैसे भारत जैसा देश। ठीक है, उसके अलावा है विचारधारा। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि विचारधारा के आधार पर कौन सा देश पावरफुल है। उसके बाद राष्ट्रीय चरित्र। तो राष्ट्रीय चरित्र कौन सा, जापान जैसे देश। विचारधारा के आधार पर यदि अपन बात करें तो दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, ये देश क्या है, राष्ट्रीय चरित्र, ये विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र, इसी के साथ राष्ट्रीय मनोबल। समय समय पर जो उद्घोष होते हैं उसके कारण सैनिकों में क्या बढ़ता है, नेतृत्व, मनोबल बढ़ता है। उसके अलावा नेतृत्व। नेतृत्व क्या करता है, किसी राष्ट्र की जो पावर है उसको बताता है। उसके अलावा डिप्लोमेसी, कूटनीति। कौन सी नीति, कूटनीति। उसके अलावा आजकल जो चल रहा है वो है क्या, टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी, यानी जो देश टेक्नोलॉजी रूप से मजबूत होगा। कह रहे थे इजराइल के पास ऐसा सुरक्षा कवच है कि आने वाली जो मिसाइलें वगैरह होती हैं, ड्रोन वगैरह जो होते हैं, उनको हवा में ही रोक देता है, रह के धरे के धरे। ठीक है, बारात सी निकल गई किसकी, इजराइल की। उसके अलावा आप याद रखना, एक व्यक्ति स्प्राउट एंड स्प्राउट जो बंधु हैं, कपल्स जो हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1962 में। उन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है किसमें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाला। तो यहां मैं विशेष रूप से मेंशन करूंगा किसको, स्प्राउट एंड स्प्राउट को।
क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया है उसको हम छोड़ नहीं सकते। स्प्राउट एंड स्प्राउट ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1962 में क्या कहा इन्होंने कि भूगोल नेशनल पावर का क्या है, केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय तत्व यानी इंपॉर्टेंट तत्व, स्प्राउट एंड स्प्राउट याद रखें, ठीक है। उसके अलावा जियोग्राफी भूगोल के आधार पर यदि हम पर बात करें तो क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वह राष्ट्र उतना ही क्या होगा, सुरक्षित होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई देश इतना बड़ा है, युद्ध कहां लड़ा जा रहा है, सीमाओं पे, तो उसके पास बैकफुट पर आने की क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि पीछे खिसक जाए, अपनी जो दशाएं हैं उनका क्या करे, इस्तेमाल करे और अगले को क्या कर दे, परास्त कर दे। तो बड़ा भूगोल होगा तो देश क्या होगा, अच्छे से सुरक्षित होगा। ये कौन मानता है, स्लाइचर मानता है। कौन मानता है, स्लाइचर। जलवायु जो है, भूगोल में जलवायु भी आती है, तो जलवायु जो है सबसे उचित जलवायु कौन सी मानी जाती है, शीतोष्ण जलवायु मानी जाती है। इसका समर्थन कौन करता है, हंटिंगटन करता है। जो स्थला करती है, जैसे भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में क्या है, समुद्र है। तो स्थला करती भारत जैसे देश को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। उसके अलावा देखो एक क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लग गया कि निम्न में से कौन से विचारक भूगोल को महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो आप तो ये याद रखना कि ये विचारक, हो सके आपको क्वेश्चन मिल जाए, ये विचारक नेशनल पावर के निर्धारण में, नेशनल पावर के निर्धारण में इसको, जियोग्राफी को क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। कौन कौन है, एक तो है मूडी, एक याद रखना स्लाइचर, एक याद रखना हंटिंगटन, एक याद रखना स्पाइकमैन, उसके अलावा मैकाइंडर, मैकाइंडर, कोसोफर, मिहान, ये लोग क्या मानते हैं, इसको महत्वपूर्ण मानते, निर्धारक तत्व मानते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि भाई राष्ट्रीय शक्ति क्या है, सापेक्ष है, परिवर्तनशील है, मनोवैज्ञानिक है, गतिशील है, तुलनात्मक है, असमान है। एक विचारक है कौन, भाई साहब मोरगेंथो। कौन है, मोरगेंथो। मोरगेंथो कहते हैं कि जब राष्ट्रीय शक्ति को हम मापते हैं उस समय 3 गलतियां होती है। नेट में आया कि वहां क्वेश्चन है। मोरगेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में क्या बताई हैं, 3 गलतियां बताई हैं। क्या बताई गई हैं, 3 गलतियां, क्योंकि ये केस मानवीय क्षमता के साथ जोड़ता है। तो ये कहता है पहली गलती तो ये है कि हम क्या मान लेते हैं, राष्ट्रीय शक्ति को निरपेक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, निरपेक्ष, जबकि ये क्या होती है, सापेक्ष होती है। दूसरा, लोग मान लेते हैं कि ये स्थायी होती है, जबकि ये तो परिवर्तनशील होती है। लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पक्षीय है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को जब सरल करो तो गलती है, और गलती क्या होती है, नकारात्मक होती है। तो मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में हमारे द्वारा कितनी गलतियां की जाती हैं, 3 गलतियां की जाती हैं। निरपेक्ष मान लेते हैं, स्थायी मान लेते हैं, एक पक्षीय मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हो जाएगी याद। चलो तो आगे चलो। उसके बाद यदि हम देखें कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी स्टाइल क्या है,
तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, स्टाइल ऑफ नेशनल पावर। तो इसमें क्या है, अनुनय है, विनय कर सकते हैं, पुरस्कार है, दंड है, बल प्रयोग है। तो सबसे पहले तो याद रखना अनुनय, अनुनय। दूसरा क्या है, पुरस्कार है, पुरस्कार है। तीसरा क्या है, दंड दे सकते हैं। और चौथा क्या है, बल प्रयोग। इनका क्रम भी याद रखना, इनका क्या याद रखना है, क्रम भी याद रखना है। अब अभी हमने बात की थी कि जो निषेधात्मक कार्य और विधियात्मक कार्य, तो इन चारों के माध्यम से ही दोनों कार्य हो सकते हैं, दोनों कार्य हो सकते हैं। उसके अलावा वुल्फर्स ने, किसने, वुल्फर्स ने शक्ति का जो स्टाइल है उसी के आधार पर दो चीजें बताई हैं। वुल्फर्स ने नेशनल पावर की शैली के आधार पर, ये ध्यान रखना, किसके आधार पर है, स्टाइल के आधार पर है, के आधार पर शक्ति व प्रभाव में क्या किया है, अंतर किया। क्या किया है, प्रभाव और शक्ति में अंतर किया। प्रभाव जो है इसमें यह कहता है कि क्या होता है, अनुनय व प्राइज या पुरस्कार, वह पुरस्कार होता है। जबकि शक्ति में क्या होता है, दंड व बल प्रयोग, दंड व बल प्रयोग होता है, यह ध्यान रखना। तो दंड व बल प्रयोग के लिए कौन सी शब्दावली काम में आती है, स्टिक एंड कैरेट, छड़ी और गाजर। और यहां पे अनुनय, विनय, अफेक्शन वगैरह सारी चीजें काम आती है। उसके अलावा स्टाइल के आधार पर ही बेकरेक व बेरेट्स ने, किसने, बेकरेक व बेरेट्स ने कितने प्रकार की बताई हैं, 5 प्रकार की। एक बताया इन्होंने प्रभाव, दूसरा बताया इन्होंने बल प्रयोग, पहला बताया प्रभाव, दूसरा बल प्रयोग, तीसरा शक्ति, तीसरा है शक्ति, चौथा है जोड़ तोड़ यानी समझौते संधि, तो जोड़ तोड़। अभी भी बात नहीं बने तो आश्रितता, क्या होगी, आश्रितता। ठीक है, ये जो 5 है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल एक नया ट्रेड और आ गया। क्या ट्रेड आ गया कि जो बेकरेक व बेरेट्स ने 5 प्रकार बताए, इसी के आधार पे 2 नए संबंध और बता दिए, किसने, चार्ल्स मैक्लेलैंड ने। तो यहां देखो, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के आधार पर चार्ल्स मैक्लेलैंड ने 2 नए संबंध बताए, यानी राष्ट्रों के मध्य इन 5 के आधार पे 2 प्रकार के नए संबंध बन सकते हैं। कौन से देखो, पहला है प्रोबिंग, आप भी इंग्लिश ही याद रखना, हिंदी याद नहीं रखना। और दूसरा है मेंटेनेंस, पहला है प्रोबिंग और दूसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में तो इनमें से या तो जोड़ तोड़ के माध्यम से, आश्रितता के माध्यम से क्या करेगा, मेंटेन करेगा। दूसरा क्या है, प्रभाव, बल प्रयोग और शक्ति के माध्यम से दूसरे देश पर हावी होने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये 3 बातें ध्यान रखनी, ठीक है। उसके अलावा बार्नेट व डुवल ने 4 प्रकार बताए, शक्ति के, राष्ट्रीय शक्ति के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। एक इन्होंने बताया आपका अनिवार्य, जिसमें सैन्य व आर्थिक आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा संस्थागत, यानी अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर अंतरराष्ट्रीय राजनीति।
तीसरा आ जाएगा संरचनात्मक और चौथा आ जाता है उत्पादक। ठीक है, तो ये तो याद होना ही होना चाहिए। उसके अलावा अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, एडवांसमेंट है। वो क्या है, एडवांसमेंट। एग्जाम में आ जाए तब तो ठीक, लेकिन संभावना क्या है, कमी है। तो बार्नेट और डुवल ने, बार्नेट और डुवल ने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। पहला बताया कौन सा, अनिवार्य का। दूसरा बताया आपके संस्थागत का। तीसरा बताया संरचनात्मक। और चौथा बताया है कौन सा, उत्पादक। अब अनिवार्य में तो कौन सा आ जाएगा, सैन्य और आर्थिक आ जाएगा। संस्थागत में अलग अलग क्षेत्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उनके साथ मिलकर। संरचनात्मक अपने आंतरिक जो संरचनाएं हैं उनको क्या बनाए, मजबूत, जैसे आईबी है, रो वगैरह है, सीबीआई है, पुलिस व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, इनको। और उत्पादक में उद्योग धंधे जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको साथ लेकर। उसके अलावा देखो याद रखना, सुसान स्ट्रेंज जो है उसने ये जो संस्थागत और संरचनात्मक है इसको आधार बनाकर अमेरिका की जो आर्थिक क्षेत्र में जो वर्चस्व है उसमें जो कमी आई है, जैसे जापान जैसे देश इनको क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, उसको परिभाषित किया है। तो यहां से उठाओ बात को, ये देखो, सुसान स्ट्रेंज ने दो व तीन, समझ जाओगे, 2 व 3 के आधार पर यूएसए की आर्थिक क्षेत्र में जो कमी आई है उसको परिभाषित किया। इसकी किताब भी ऐसी है, इनकी किताबें भी क्या है, ऐसी हैं, जैसे स्टॉक एंड मार्केट। कौन सी पुस्तक है, स्टॉक एंड मार्केट है। एक है कैसिनो, कैसिनो कैपिटलिज्म। कौन सी है, कैसिनो कैपिटलिज्म है। एक है मैड मनी, MADMONEY, मैड मनी, म्यूचुअल डिसआर्मामेंट जो है उसके लिए। इसके आधार पर इन्होंने कितने बताए, 4, कि अमेरिका को चुनौती किस आधार पर मिल रही है, ज्ञान संरचना के आधार पर मिल रही है। दूसरा किसके आधार पर, वित्तीय संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, वित्तीय संरचना। तीसरा क्या है, सुरक्षा संरचना, सुरक्षा संरचना। और चौथा जो है वो है आपका उत्पादन। चौथा क्या है, उत्पादन। अब देखो, यदि हम देखें कि अमेरिका में जो विजडम है वो दूसरे देशों से है। अमेरिका के पास पहले बहुत ज्यादा पैसा होता था, आज के दिन अलग अलग देशों ने क्या बना रखे, अपने अपने क्षेत्रीय संगठन बना रखे। 4 देश मिल गए, G7 हो गया, G4 हो गया, G20 हो गया, 20 ब्रिक्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका आसियान हो गया, एल्बा हो गया। इस प्रकार के संगठनों के कारण अमेरिका के आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें क्या आई है, कमी आई है। पहले अमेरिका कहता था कि भाई हम आपको सुरक्षा देंगे, अमेरिका खुद सुरक्षित नहीं रहा। उत्पादन पहले अमेरिका के पास ही ज्यादा होता था, आज के दिन सभी देश क्या करने लगे, उत्पादन ज्यादा करने लगे। तो पहले वाली स्थिति है ही नहीं। इसीलिए देखो यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सुसान स्ट्रेंज ने किस देश की किस प्रकार की शक्ति में आने वाली कमी को बताया है, तो अमेरिका। किसको बताया है, अमेरिका को बताया। उसके अलावा देखो वर्गीकरण करते हैं राष्ट्रीय शक्ति में, तो बहुत पुरानी बातें हो गई, जैसे भौतिक है, अभौतिक है, मानवीय है, गैर मानवीय है, मूर्त है, अमूर्त है। ठीक है, तो याद रखना ऑर्गेन्स की आपके ऑर्गेन्स की ने शक्ति को किस रूप में बताया है, एक तो बताया है आपका मानवीय, और दूसरा बताया है सामाजिक। कौन सा बताया है, सामाजिक बताया, मानवीय बताया और सामाजिक बताया। आपके पामर व परकिंस जो है पहले बहुत पूछते थे, आज के लिए तो नहीं पूछते। पामर व परकिंस ने मानवीय और गैर मानवीय बता दिया। मानवीय व, मेरा तो मन करता नहीं कि भाई ऐसी बातें डिस्कस की जाए, गैर मानवीय और
गैर मानवीय। उसके अलावा लीच, सैड, वुल्फ, इन्होंने मूर्त व अमूर्त के रूप में बताया। मार्गेंथा स्थायी व अस्थायी के रूप में मानता है। इतनी बातें अपने को याद रखनी। उसके अलावा देखो एक लास्ट बात याद रखना, किसके साथ? राष्ट्रीय हित के साथ। राष्ट्रीय हित को लेकर मोर्गेंथौ का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्गेंथौ राष्ट्रीय हित को भी दोनों रूपों में मानता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। कोई भी राष्ट्र अपने जो प्राथमिक हित होते हैं, जो सुरक्षा से संबंधित हैं, उनको लेकर कभी कोई समझौता नहीं करता। जो अन्य होते हैं उनको लेकर क्या कर सकता है? समझौते कर सकता है, संस्कृति को लेकर, किसी संधि को लेकर। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो ऐसा मामला है कि उसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसके आधार में क्या होते हैं? उसके हित होते हैं। उसके क्या होते हैं? हित होते हैं, जिसके अनुसार क्या करता है? वो कार्य करता है। ये यथार्थवादी अवधारणा है। राष्ट्रीय हित जो है, टॉपिक ही हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। राष्ट्रीय हित जो है ये कैसी है? यथार्थवादी अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? यथार्थवादी अवधारणा। राष्ट्रीय हित क्या है? किसी भी विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति का क्या होता है? आधार होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तत्व तो क्या है? राष्ट्रीय शक्ति। विदेश नीति का केंद्रीय तत्व क्या है? राष्ट्रीय हित है। ये याद रखना। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि मार्गेंथौ ने, कि एक तो होते हैं उपराष्ट्रीय हित, जैसे देश में अल्पसंख्यक, आर्थिक, जातीय समूह, विशिष्ट वर्ग जो हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रीय हित को क्या करते हैं? राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करते हैं। उसी के आधार पर राष्ट्रीय हित जो है उन्हीं के लिए क्या बनाई जाती है? नीतियां बनाई जाती है। एक होते हैं अन्य राष्ट्रीय हित, यानी कोई देश किसी देश का जैसे मान लो भारत में कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अब किसी दूसरे देश के साथ क्या है? वह अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को जोड़ने लग जाए, तो भारत क्या करेगा? अपने हित जो है उनको थोड़ा सा बैकफुट करेगा, क्योंकि हो सकता है दूसरा देश क्या कर ले? हावी हो जाए इस बात को लेकर। जैसे जो पश्चिमी अपने जो पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट है, अभी जो समस्या बनी हुई है किसकी? चिकन नेक की। वो चिकन नेक की समस्या यही है। ठीक है। उसके अलावा है अधिराष्ट्रीय हित, यानी धार्मिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हित जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। तो इतना तो हमसे पूछते नहीं, अपने को तो इतनी बातें याद रखनी। उसके अलावा केनेथ वाल्टेज ने भी कितने प्रकार से बताए हैं? 2 प्रकार से बता दिए। एक आपको बता दिए वैध हित और एक बता दिए अवैध हित। ठीक है, तो इतनी बातें याद। अब अपन कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय हित के क्या है? कुछ क्वेश्चन है। पानी पिलाओ सर। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, इनको और कर लो। पानी पिलाओ। अभी करते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जा सकता? तो नेतृत्व है, राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय संसाधन तो क्या नहीं है? दलीय प्रणाली नहीं। क्या नहीं होगा? दलीय प्रणाली नहीं होगा। ये सारे वो के वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए। दलीय प्रणाली। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, निरंकुश है, सापेक्ष है, परिमित है या फिर अपरिमित है? बताओ। मार्गिन ने बताया ना, शक्ति कैसी है? सापेक्ष है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? प्राकृतिक तत्व नहीं है तो राजनीतिक दल, जनसंख्या, साधन, ये तो है। भूगोल क्या नहीं होता? प्राकृतिक तत्व नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा, तो राजनीतिक दल। साधन है प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या प्राकृतिक, भूगोल प्राकृतिक, और राजनीतिक दल ये कैसा है? तो ये तो सामाजिक या गैर मानवीय। चलो, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही कोई हमारे सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हित ही शाश्वत हैं। ये किसने कहा? तो पामरस्टन। बहुत पुराना क्वेश्चन, पामरस्टन। अगला है, सुमेलित करो, गौण हित, स्थायी हित, सामान्य हित और विशिष्ट हित। ठीक है, तो याद रखना गौण हित कौन से होते हैं? जैसे सामान्य हितों से उत्पन्न वे परिस्थितियां जो उस देश को आर्थिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाती हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा। ये तो क्या हो गया? गौण हित हो गया। उसके अलावा स्थायी हित कौन से होते हैं?
जो लंबे चलते हैं, दीर्घकालीन। उसके अलावा सामान्यकालीन, सामान्य हित जो लाभ पहुंचाने वाले, और विशेष हित सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। गौण हित कौन से होते हैं, जैसे विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा है। ठीक है, स्थायी हित कौन से होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। सामान्य हित कौन से होते हैं, वे परिस्थितियां जो उस देश को आर्थिक, व्यापारिक व राजनीतिक क्षेत्र में लाभ पहुंचाती है, वो सामान्य हित है। विशेष हित सामान्य हितों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यहां कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना। अगला है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, क्या है, संघर्ष है, शक्ति है, राष्ट्रीय हित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्या पूछा है भाई, केंद्र बिंदु है। 6 नंबर क्वेश्चन, बताओ। राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय हित है, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मतलब विदेश नीति, अभी हमने बात की इसके आधार पर, विदेश नीति, और विदेश नीति का तो राष्ट्रीय। अगला है, निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो प्राथमिक हित, हमने अभी बात की। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है, किसको महत्व दिया है, तो राष्ट्रीय हित को। अभी मैंने लिखा भी है, देखो ये लिखा भाई, किधर गया, ये रहा। राष्ट्रीय हित क्या है, यथार्थवादी, एग्जाम में पूछा गया है। फिर आ जाओ 9 नंबर का। राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त व अमूर्त के रूप में विभाजित किया है, तो पामर व परकिंस ने, अभी हमने लिख भी लिया। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी सुसेन स्ट्रेंज के अनुसार प्राथमिक संरचनाएं नहीं है। ज्ञान है, वित्तीय है, उत्पादन है, क्या नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो क्या हो गया, 1, 2 व 4। तो 1, 2, 10 में देखो भाई एक बार, ज्ञान संरचना, वित्तीय संरचना, अभी हमने लिखा था ना, इधर गया भाई, तो हमने बात की। हाँ, चारों भाई, देखो ये लिखा हुआ, समझ गए क्या बताना चाहता हूं मैं। हम यही बात करना चाहते हैं कि जितना हम पढ़ते हैं उस पर विश्वास रखा करो, उसी में से क्वेश्चन आता है। 1, 2, 3 और 4। अगला है, निम्नांकित विचारकों में से कौन यह दावा करता है कि राष्ट्रीय हित के लिए एक अधिभावी चिंता अपरिहार्य आवश्यकता का विषय है और इसका वर्गीकरण न तो अच्छा या बुरे के रूप में है। तो ये तो राष्ट्रीय हित के लिए अधिभावी चिंता, तो ये जॉर्ज केनन होना चाहिए। ठीक है, और देख लेना भाई आप लोग, निम्न में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, प्राकृतिक साधन, टेक्नोलॉजी, आबादी, अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं होगी। निम्न में से कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। विश्व जनमत होता है, मैत्री होता है, अंतस्थ राज्य का निर्माण है, सशस्त्रीकरण नहीं होता। यह तो बढ़ावा देता है किसको, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को। बेक्रेक व बेरेट द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वर्गों में शामिल नहीं है। प्रभाव संबंध, बल संबंध, छल योजन मूलक संबंध, तो अनुरक्षण संबंध नहीं है। ठीक है, याद रख। 14 के में क्या आएगा, ए आएगा भाई। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष अर्थ अस्तित्व रक्षण है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि अंतरराष्ट्रीय हित में जो अंतर्निहित अवशेष है वो क्या है, अस्तित्व को बनाए रखना है। यानी कैसा हो गया, अपने आप को सस्टेन रखो, अपनी भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों की न्यूनतम आवश्यकता है। देखो क्या कहा है, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्रों की न्यूनतम आवश्यकता है। तो बातें दोनों सही हैं और सही है, तो इसीलिए देखो, पहचान और अस्तित्व रक्षण, पहचान और अस्तित्व रक्षण, दोनों बातों को एक साथ याद रखना। अगला है, अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्म संयम बरतने की आवश्यकता है। तो जॉर्ज केनन, ये सलाह किसने दी थी, जॉर्ज केनन ने दी थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्रीय हित को एक निश्चित रूप में अस्पष्ट सिद्धांत कहा। निश्चित रूप से अस्पष्ट सिद्धांत, नया फैक्ट है,
फ्रेंकल ने। किसने कहा? फ्रेंकल ने। अगला है, यदि शक्ति शब्द को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश से बिल्कुल निकाल फेंका जाए तो शायद राज्यों के संबंधों के बारे में अधिक स्पष्ट रीति से विचार करने में मदद मिले। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सिंगर का है। हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट ने तो भूगोल को केंद्रीय तत्व माना। बेकरेक व ब्रेट ने 5 भागों में बांटा। लास्वेल जो है वो किसकी बात करता है? शक्ति की बात करता है। निम्नांकित में से किसने यह कथन दिया कि शक्ति के संदर्भ में राज्य का प्रत्येक कार्य एक वांछनीय हथियार के रूप में नहीं अपितु एक ऐसे हथियार के रूप में युद्ध की ओर निर्देशित करता है जिसकी उसे अंतिम उपाय के रूप में आवश्यकता हो सकती है? तो ईएच कार। सुरक्षात्मक की हमने बात की थी। ईएच कार अंतिम आश्रय है ना, अंतिम उपाय लिख दो, चाहे अंतिम आश्रय लिख दो। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह राष्ट्रीय शक्ति का प्राकृतिक तत्व है? नहीं है। आदर्श, प्रभुत्व और नेतृत्व की बुद्धिमत्ता, ये सारे क्या है? प्राकृतिक। तो ये है कौन से आपका टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। जितनी बातें आपको बताई हैं उतनी याद कर लो, मस्त रहो, बिंदास पढ़ो, आपका पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।